दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम 54 से स्टार्ट करेंगे। तो 53 हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व यानी जमा सदैव हुई वास्तविक वसूली हासिल से अधिक रहता था, इसका सर्वप्रथम कारण क्या था? तो मुगल काल में जो निर्धारित भू राजस्व, ठीक है, वास्तविक वसूली जो थी उसका कारण था जानबूझकर अधिक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व जो है सदैव हुई वास्तविक वसूली से अधिक रहता था। इसका प्रमुख कारण था जानबूझकर अधिक भू राजस्व जो है निर्धारित किया जाता था। वस्तुतः निरंतर युद्धों के कारण मुगलों ने बड़ी संख्या में जागीरें बांटी। जब जागीरें कम होने लगी तो कृत्रिम रूप से जागीरों की अधिक भू राजस्व जो है निर्धारित किया गया, जिससे भू राजस्व को वास्तविक वसूली हासिल का अंतर जो है बढ़ता चला गया, जिससे जागीरदारी संकट भी कहा जाता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी जो दोनों होता था वो होता था बख्शी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं बख्शी प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों होता था, और इसका जो प्रमुख कार्य था सूबे की सेना का देखभाल करना था। इसे कभी कभी सूबे का वाकिया ए नवीस भी बना दिया जाता था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो इतिहासकार था जिसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, वो था बदायूनी। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। इसका कारण यह है कि अकबर जो है धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाता था, और उसके दीन ए इलाही विचारधारा का बदायूनी हमेशा विरोध करता था। अगला हमारा, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम के अनुसार लगाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने किया था मालवा विजय, उसके बाद गुजरात विजय, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और उसके बाद कश्मीर विजय और सिंध विजय, और अंत में असीरगढ़ की विजय अकबर के द्वारा की जाती है। इसको इसी क्रम में आप लगा सकते हैं। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर के सैन्य अभियानों की बात करें तो मालवा की विजय उसने की थी 1561 में, गुजरात की विजय की थी 1572 में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, और कश्मीर के विलय की बात करें तो 1586 में हुआ था, और सिंध विजय 1591 में, और अंत में जो अकबर की विजय थी असीरगढ़ की विजय जो 1601 में की गई थी। अगला हमारा 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख जो सर्वाधिक बड़ा संकट था, तो 1580 और 81 के बीच की बात करें तो अकबर के सम्मुख जो सर्वाधिक बड़ा संकट था वो था असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई यानी मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख जो है सर्वाधिक बड़ा संकट असंतुष्ट अमीरों एवं अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले मिर्जा, ठीक है, सौतेले भाई जो थे मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित करना था। अगला की बात करेंगे तो शेषा के विषय में क्या असत्य है? तो शेषासुरी की बात कर रहा है, यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। तो बात करें तो सासाराम यानी सहसराम में एक किले का निर्माण किया था, ठीक है। फोर्थ इस रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। आप देख सकते हैं शेषा के विषय में असत्य कथन यह है कि उसने सासाराम यानी सहसराम में एक किले का निर्माण करवाया था। शेषा ने सहसराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया था, ना कि किले का। दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना नामक मस्जिद बनवाई तथा भूमि की पैमाइश करवाकर भू राजस्व की जो दर है 1/3 निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जेहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्ध प्रांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो युद्ध था आपका खानवा का युद्ध। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खानवा के युद्ध में बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी और तमगा नामक कर समाप्त किया तथा युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी, और खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना का जो वास्तविक सेनानायक था वो था सदाशिवराव भाऊ। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुए इस युद्ध में
मराठा सेना का वास्तविक प्रतिनिधित्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अगला है हमारा, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जबकि विश्वासराव जो नाममात्र का सेनापति था, यूरोपीय तकनीकी पर आधारित मराठों की पैदल सेना या तोपखाने की जो टुकड़ी का नेतृत्व जो है इब्राहिम खां गारदी ने किया था। और प्रारंभिक सफलता के अतिरिक्त युद्ध का समस्त जो परिणाम मराठों के लिए भयानक रहा था। अगला हमारा, राजाराम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो राजाराम की जो मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा ताराबाई होती है वो शासन करती है अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं राजाराम की मृत्यु के प्रांत उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया था और उसने रायगढ़, सतारा एवं सिंहगढ़ आदि किलों को जो है मुगलों से जीत लिया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो राजा जय सिंह की बात करें, पुरंदर के दुर्ग की जो घेराबंदी की थी उसका कारण था शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा हुआ था, इसीलिए पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी की गई थी। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी इसलिए की क्योंकि वह क्षेत्र जो है शिवाजी के सीमा के मध्य में स्थित था और वहीं पर उसका परिवार एवं खजाना रखा गया था। अगला है हमारा, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या क्या थे? तो मराठों के उत्कर्ष के कारणों की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति हो जाएगी, उसके बाद आपका तत्कालीन धार्मिक आंदोलन हो जाएगा और उसके बाद शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे अ, ब और सौ इसमें राइट हो जाएगा, दो इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारणों में महाराष्ट्र की जो है भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन एवं शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व जो है महत्वपूर्ण कारक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित माने जाते हैं? तो रणजीत सिंह की बात करें तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी और जो है टेट में पूछा गया है। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित माने जाते हैं। इनके पिता का नाम जो है महासिंह था, जो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। अगला हमारा, सालबाई की संधि का जो मुख्य परिणाम क्या था? तो सालबाई की संधि की बात करें तो इसका मुख्य जो परिणाम था वो था मराठों के साथ जो है 20 वर्ष की जो है शांति का समझौता इसके माध्यम से हुआ था, 1782 में जो हुई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सालबाई की संधि का जो मुख्य परिणाम मराठों के साथ 20 वर्षीय शांति प्रस्ताव था। 1782 में संपन्न यह संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला हमारा, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो अंग्रेजों को जब दीवानी मिलने का समय था तो उस टाइम बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं अंग्रेजों को निजामत यानी दीवानी मिलने के समय बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला था और कंपनी ने बंगाल की निजामत शक्तियाँ अर्थात सैनिक प्रतिरक्षा और वैदेशिक संबंध जो है बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से प्राप्त की थी, जबकि दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ संधि इलाहाबाद की संधि कर प्राप्त की थी। और 12 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ हुए इलाहाबाद की संधि की शर्तें जो थी इस प्रकार थी। तो बात करेंगे संधि में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे। पहला प्रस्ताव था कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। और दूसरा प्रस्ताव था कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। और तीसरा समझौता हुआ था एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। और चौथा था आपका कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपये देना स्वीकार किया था। अगला हमारा, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स यानी बंगाल गवर्नर जनरल द्वारा पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रथा के तहत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया, किंतु अनंतर 1777 ईस्वी में इसे समाप्त कर सालाना बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अगला हमारा, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया था और इस कानून का उद्देश्य पूछा गया है।
तो उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की भावना को जागृत किया गया था। तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक जो है सुरक्षा कानून पारित किया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। और वर्तमान की बात करें, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारा है जो आर्टिकल 51 क के अंतर्गत आता है। और यह प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून जो है 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों की आर्थिक शोषण का नाम जो है निकास सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी दिया था? तो ड्रेन थ्योरी आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जो भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम जो है निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था। धन निकासी से आशय उस समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के प्रदान किए गए। और धन निकासी के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो आर्य समाज की बात करेंगे तो पंडित गुरुदत्त इससे संबंधित थे। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में स्थापित आर्य समाज से पंडित गुरुदत्त संबंधित थे, जो दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता बन गए थे। और 46 वर्ष की आयु में ही इनका देहांत हो गया। और श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत जो है भारतवासियों के लिए है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत भारतवासियों के लिए है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका के कौन संबंधित थे? तो तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध आपका देवेंद्र नाथ टैगोर से हो जाएगा। तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। यही नहीं, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी 1839 में की थी। और तत्वबोधिनी सभा का जो प्रमुख कार्य था वो ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना एवं उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। अगला है हमारा, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो कॉमनवेल्थ की बात करें तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल की मांग की थी, ठीक है, उसकी आवाज़ को बुलंद किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इनका दूसरा पत्र जो है न्यू इंडिया भी था। अगला हमारा, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो इसको पारित करवाने के लिए उत्तरदायी बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे पहले आता है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं 1856 का जो प्रख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का माना जाता है। अगला हमारा, सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया सीटेट, यूटेट और टीजीटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। सन 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत जो कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी और इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, ठीक है। ये भी पूछा गया कि विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप भी माना जाता है। अगला है हमारा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? तो महाराष्ट्र की बात करें जहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना का जो प्रेरणा है वो केशव चंद्र सेन से संबंधित है। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग एवं जस्टिस महागोविंद रानाडे को माना जाता है। अगले की बात करेंगे तो विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है और निम्न में से कौन सा विचार जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? तो मैनेज करने की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है और दिए गए चारों विकल्पों में से फोर्थ यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था। यह विचार विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों से ही संबंधित था।
अगला हमारा अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित, ठीक है, जो मामला पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता की बात करेंगे तो ज्योतिबा फूला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ, आप देख सकते हैं अस्पृश्यता आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसके विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता ज्योतिबा फूले थे। दातव्य है कि निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी। सबसे पहले शुरुआत की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से यह आंदोलन शुरू हुआ था और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इसके विरुद्ध, और 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी जिसके माध्यम से जो है निम्न जातियों को जागरूक किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला हमारा शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे और उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। देवबंद मदरसे के समर्थकों में शिवली नुमानी सर सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति जो है भक्ति को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1984 से 85 में लखनऊ नखलत उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना की थी। ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने के समर्थक माने जाते हैं। अगला है हमारा सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध है? तो असंबद्ध की बात पूछा है, तो असंबद्ध की बात करें वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। वे चाहते थे कि महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहणियां बने एवं महिलाओं में पर्दा प्रथा को चाहते थे। साथ ही साथ वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे, किंतु महिलाओं यानी स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में वे नहीं थे। अगला है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो अंतिम लड़ाई अप्रैल 1858 में लड़ी थी। फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। आप अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को लड़ी थी। ये शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के निवासी थे। इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों एवं सिख सेना को पराजित किया था। अगला हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारों की जो बढ़ती गतिविधियां थी, ठीक है, वो पहला कारण इसका है। आप देख सकते हैं इसमें 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण था कि ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी, यहीं से उनकी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। अगला हमारा सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। सेकेंड हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला है त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा जो है आपका त्रिपुरी की बात करेंगे तो यह है आपका MP यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। त्रिपुरी 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था, और अनंततर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने जो है अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है हमारा असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और उस समय की बात करें तो वकालत छोड़ने वाले नेता थे वो थे मोतीलाल नेहरू। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू ने अपनी अति समृद्ध वकालत को छोड़ दिया था। ऐसा उन्होंने असहयोग आंदोलन से संबंधित न्यायालयों के बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव के तहत किया था। उनके साथ चित्तरंजन दास हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे जो अनेक वरिष्ठ वकीलों ने भी अपनी जो है वकालत जो है छोड़ दी थी। अगला है हमारा सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो 1915 में जो काबुल में, ठीक है, अंतिम सरकार जो बनाई गई थी उसका राष्ट्रपति था महेंद्र प्रताप। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप माने जाते हैं। धातव्य कि महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे, और विशेष महत्व की बात यह है कि इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी प्रदान की थी। अगला हमारा निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो
अखिल भारतीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष नहीं बना था, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष पद पे ज्वाइन नहीं हो पाए थे। आप देख सकते हैं भारतीय नेताओं में बाल गंगाधर तिलक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बन पाए थे। इन्हें लोग प्राय लोकमान्य यानी भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा जो है मैडम कामा ने फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की माता से अभिभूत किया गया था। इन्होंने 1907 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में स्टुटगार्ट जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और अंत में वहीं भारत का तिरंगा फहराया था। अगला हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो विरोध किया गया था कोकनद कांग्रेस अधिवेशन। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1923 ईस्वी के काकीनाडा यानी कोकनद कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा विरोध किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। अगला हमारा प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? तो प्रांतों को स्वायत्तता की बात करें तो 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत की गई थी। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1935 AD, ठीक है, में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सॉरी, यहाँ पे जो है दूसरा नहीं 1935 होगा, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक भी कि संवैधानिक प्रस्तावों में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था वो अंतिम माना जाता है और इसकी सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके तहत प्रांतों में जो दोहरे शासन का अंत कर दिया गया और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। अगला हमारा 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो 1909 माल्ले मिंटो सुधार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी और इस अधिनियम के बारे में KM मुंशी ने लिखा है कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जो है मार डाला है। किसने कहा था? कि KM मुंशी के द्वारा। अगला है हमारा अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में लगाने की बात कर रहा है। तो अकाली आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं थी, सबसे पहले जो घटना हुई थी वो थी ननकाना गुरुद्वारा कांड। उसके बाद आपका तोसाखाना गुरुद्वारा कांड हुआ था और अंत में गुरु का बाग संघर्ष से संबंधित हो जाएगा। आप इसे इस क्रम में लगा सकते हैं और डेट इसकी दे सकते हैं, ठीक है। ननकाना गुरुद्वारा कांड जो हुआ था फरवरी 1921 में हुआ था। तोसाखाना गुरुद्वारा कांड 1921 में ही हुआ था और गुरु का बाग संघर्ष अगस्त 1922 में किया गया था। अगला है राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। तो गुप्त ट्रांसमीटर का जो उपयोग किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था, जब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। आप इसमें देख सकते हैं राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था और विभिन्न केंद्रों से रेडियो प्रसारण का जो सर्वप्रथम कार्य जो है ऊषा मेहता ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है कि रेडियो प्रसारण करने वाली जो पहली महिला कौन थी? ऊषा मेहता थी, जो अनंतर नवंबर 1942 में पुलिस द्वारा इसे खोज निकालने के बाद इस पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। तो अगला हमारा अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इस कथन को देने वाले थे अबुल कलाम आज़ाद। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले जो हिंदू हैं उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। यह कथन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कांग्रेस की जो है 1940 से 1945 के बीच अध्यक्षता भी की थी। अगला हमारा कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो कांग्रेस की बात जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वेडर वन, ठीक है। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन वेडर वन का है। उन्होंने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक उभयद्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर उभयद्वीप और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। ये वेडर वन का मानना था।
अगला हमारा हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं और मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों बेगमों के रूप में संबोधित करने वाले विचारक हैं वह हैं ब्रूमफील्ड फुलर, और मुस्लिमों को अपनी लाडली बेगम कहने वाले। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन जो है ब्रूमफील्ड फुलर का है। इसका उद्देश्य बंग भंग विरोधी आंदोलन से मुसलमानों को अलग थलग रखना और आंदोलन में फूट पैदा करना ब्रूमफील्ड फुलर का मानना था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने की बात का कथन दिया गया है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है और इसका कारण है वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय ईसाई स्वरूप प्राप्त करना आरंभ किया था। तो वहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएंगे और उसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात करा, फिर कथन और कारण दिया गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं और वाणिज्यिक गतिविधियों एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की है। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर है क्योंकि दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो अनेक उपजातियों के उदय का उल्लेख प्राप्त होता है, यह कथन सही है क्योंकि वाणिज्यिक जो गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की थी, इसलिए यह भी कथन सही है। अगला हमारा 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? तो वो थी सोरा। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सोरा एवं सूती वस्त्र जो है प्रमुख रूप से थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी सीटेट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर में। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारत में जो प्रथम औद्योगिक हड़ताल 1877 ईसा में नागपुर में हुई थी। मजदूरों की यह हड़ताल नागपुर के एक सूती यानी ऊन मिल में हुई थी, जबकि भारत में मजदूरों की व्यापक हड़ताल 20वीं शताब्दी ईसा के शुरुआती दशक को देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हमारा आज के इंटर कॉलेज प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 इतिहास का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।